आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैबोरेटरीज ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान की जो अलग अलग प्रयोगशालाएं हमारे यहाँ पे मौजूद थी। तो हम फर्स्ट लैबोरेटरी के बारे में जानेंगे कि फर्स्ट लैबोरेटरी जो थी साइकोलॉजी की, यानी मनोविज्ञान को एक एज अ सब्जेक्ट तो बहुत पहले से जानते थे, राइट, लेकिन उस पर एक्सपेरिमेंट करना एक बड़ी बात थी, एक नई बात थी, राइट। तो उसके लिए जो लैबोरेटरी जो ऑर्गेनाइज की थी, सबसे पहले लैबोरेटरी का स्थापना की थी, वो की थी लिप्जिग जर्मनी के अंदर। लिप्जिग जर्मनी के अंदर एक जगह है, लिप्जिग जर्मनी के अंदर विल्हेम वुंट ने, किसने की थी? विल्हेम वुंट ने। विल्हेम वुंट जो थे, इनको हम प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्यों? बिकॉज एक्सपेरिमेंट्स की बात इन्होंने तो फर्स्ट टाइम की, राइट। सब अपने पहले फिलोसफीज दे रहे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट किए जाएं इसके बारे में ताकि हम किसी बेटर कंक्लूजन पे पहुँचे, वो चीज़ तो सबसे पहले इन्होंने की, राइट। तो इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं क्योंकि इन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी का इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया 1879 में लिप्जिग जर्मनी के अंदर। हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी थी वो किसने इस्टेब्लिश की? तो हमारा आंसर होगा विल्हेम वुंट, राइट। सेकेंड हमसे पूछ सकता है कि कहाँ पर उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, कहाँ पर? तो वो हम बताएंगे लिप्जिग जर्मनी के अंदर, ओके। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा इंडिया की बात अगर हम करें कि भाई इंडिया में फर्स्ट जो लैब जो थी वो कहाँ पर इन्वेंट हुई, किसने इन्वेंट की जो साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब हमारे इंडिया में थी। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में पहली लैब 1916 यानी कि इसके काफ़ी टाइम बाद, राइट, क्योंकि यहाँ इस टाइम पे तो ऑलमोस्ट शायद हमारे ऊपर अंग्रेज़ रूल कर रहे होंगे, है ना। हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे इस टाइम पे ऑलमोस्ट, राइट, 1879 के टाइम पे, है ना। हालांकि इस टाइम पे भी रहे थे, 1916 में भी अंग्रेज़ों का ही शासन था हमारे ऊपर, राइट। 1916 में डॉक्टर एन सेन यानी कि नरेंद्र नाथ सेन, इनका पूरा नाम नरेंद्र नाथ सेन ने इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी। अगर मैं बात करूँ कहाँ की थी तो ये कैलकटा, पहले कलकत्ता कहते थे इसको, हिंदी में कलकत्ता। आपने पुरानी मूवीज़ अगर देखी होंगी तो सुना होगा उसमें। अभी जो हम कोलकाता कहते हैं, अभी हम जो कहते हैं वो कोलकाता है, ठीक है। इसी कोलकाता को पहले कलकत्ता या कैलकटा कहते थे, ओके। तो कैलकटा में इंडिया की फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी स्टैब्लिश हुई थी 1916 के अंदर, वो जो कि स्टार्ट की थी किसने? डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन ने, ओके। तो ये दो मेन लैबोरेटरीज हमको याद रखने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से मतलब जैसे कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग धारणाएं दी। धारणाएं से मतलब ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का मतलब संप्रदाय, मनोविज्ञान के अलग अलग संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं ये। किसके संप्रदाय? मनोविज्ञान के संप्रदाय, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग आए थे, जैसे हमने पहले ही देखा था कि 16th सेंचुरी में कोई और, 17 में किसी ने कुछ और कहा, 19 में किसी ने कुछ और कहा, फिर 20th में किसी ने कुछ और ही कह दिया साइकोलॉजी के बारे में। सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और सबको अपनी बात प्रूव भी करनी है कि जो मैंने कहा वो सही है, जो मैंने कहा वो सही है, जो मैंने कहा वो सही है। भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपनी अपनी बातें प्रूव कर रहे थे, तो सबने अपनी अपनी क्या दी? विचारधाराएं, अपनी अपनी धारणाएं दी। उन्हीं को हम कह रहे हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जिसका नाम है स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। अलग अलग क्यों है, इसके पीछे भी रीज़न है। मतलब रीज़न क्या आप सोच सकते हो, लाइक एक फैमिली में भी अगर 10 लोग होते हैं तो सबकी अलग अलग मेंटालिटी है, सब अपना अलग अलग परसेप्शन रखेंगे किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग परसेप्शंस थे, ओके। तो जो फर्स्ट है दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो बेसिकली डील करता है आपका इंट्रोस्पेक्शन को। इंट्रोस्पेक्शन यानी कि अंतःदर्शन। अंतःदर्शन क्या हो गया भाई? कि मतलब अपनी आत्मा में झांक के देखना, अपने अंदर की स्टडी करना, वो था अंतःदर्शन, इंट्रोस्पेक्शन। दो तरह के इंस्पेक्शन होते हैं। इंस्पेक्शन आपने सुना ही होगा, जैसे कि कभी कभी सुना है इस इंस्पेक्शन करने आते हैं स्कूल्स में, इंस्पेक्शन करने आते हैं डीएम वगैरह कि हाँ भाई स्कूल ठीक ठाक चल रहे नहीं चल रहे हैं।
फूड कॉरपोरेट्स में जाते हैं इंस्पेक्शन करने, फिर वहाँ पे अगर कुछ घोटाला मिलता है तो पकड़ लिया जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो वैसे ही इंस्पेक्शन यानी जांच पड़ताल करना। तो दो तरह के इंस्पेक्शन हो सकते हैं आपका, फर्स्ट इंट्रोस्पेक्शन, सेकंड एक्सट्रो इंस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन यानी अपनी अंतरात्मा का अध्ययन, एक्सट्रोस्पेक्शन यानी कि आप बाहर की चीज़ों को मतलब स्टडी कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी अंदर की चीज़ों को स्टडी करते हैं, चेकआउट करते हैं, तो दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। ओके, तो इंट्रोस्पेक्शन अंतः दर्शन को कहा संरचनावाद, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म किसने कहा? विल्हेम वुंट ने। स्ट्रक्चरलिज्म, विल्हेम वुंट की बात हम पहले भी कर चुके हैं। स्ट्रक्चरलिज्म किसने दिया? विल्हेम वुंट ने। हालांकि जो मेन स्ट्रक्चरलिज्म वर्ड है वो विल्हेम वुंट ने ही एक्चुअली इनके जो स्टूडेंट कह सकते हैं हम, स्टूडेंट या शिष्य थे, ईबी टिचनर। कौन थे? ईबी टिचनर थे, इन्होंने दिया था ये बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म। तो इन केस अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि स्ट्रक्चरलिज्म किसने दिया, तो हम विल्हेम वुंट या ईबी टिचनर दोनों में से किसी एक को लगा सकते हैं। इन केस अगर दोनों दिए हैं तो ईबी टिचनर वुड बी द राइट वन, हम इसके साथ जाएंगे क्योंकि बेसिकली तो इन्होंने ही दिया था, राइट। तो अगर एक है कोई तो फिर तो एक आप कर ही दोगे, और दोनों दे मिलते हैं तो ईबी टिचनर, वैसे दोनों मिलेगा नहीं, एक ही मिलेगा। ओके, तो विल्हेम वुंट की बात की जाए तो इन्हें फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी कहते हैं, यानी संरचनावाद का जनक, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। ओके, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी इन्हें ही कहते हैं। ये किसकी स्टडी करते थे? ये स्टडी करते थे कॉन्शियसनेस की, यानी चेतना की स्टडी करते थे ये। ओके, चेतना की स्टडी करते थे। चेतना की स्टडी करोगे तो उसी में तो आएगा ना अंतर्दर्शन, अपने अंदर की स्टडी करना है ना, कि हम इंट्रोस्पेक्शन की स्टडी करेंगे। तो ये स्ट्रक्चरलिज्म के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पहला, या फिर इसको सबसे पुराना स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। सबसे पुराना पूछ ले तो वो भी स्ट्रक्चरलिज्म में जाएगा। ओके, तो इसके अंदर क्या हुआ? स्ट्रक्चरलिज्म, जिसे हम संरचनावाद भी कहते हैं, किसने दिया? विल्हेम वुंट ने। और अगर प्रिसाइजली पूछा जाए तो ईबी टिचनर ने। ओके, किसकी स्टडी की इसने? इंट्रोस्पेक्शन, अंतः दर्शन किया इसमें। और ये कहते थे कि भाई इंट्रोस्पेक्शन, अगर किसी ने अंतः दर्शन की स्टडी ही इनके हिसाब से साइकोलॉजी होती थी। और ये जो थे इनको फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी कहा गया। ओके, ये था फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हमारा फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। ये स्कूल किसने दिया? विलियम जेम्स ने ये स्कूल दिया था। ओके, विलियम जेम्स ने दिया फंक्शनलिज्म। ये क्या कहते थे कि भाई अंतरात्मा के दर्शन से कुछ नहीं होता, फंक्शन को देखो कि मतलब कैसे फंक्शन कर रहा है, कोई भी है कैसे फंक्शन कर रहा है, या फिर आपके आसपास चीज़ें कैसे फंक्शन कर रही हैं वो देखो, वो साइकोलॉजी होती है। मतलब आपको अपनी साइकोलॉजी जाननी है तो देखो कि हम कैसे काम कर रहे हैं, क्या आप किसी चीज़ पे कैसे रिस्पॉन्स करते हो, क्या फंक्शन करते हो, वो चीज़ साइकोलॉजी है। माइंड की स्टडी साइकोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो ये थे विलियम जेम्स, इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी क्योंकि ये पुराने स्ट्रक्चरलिज्म से कुछ नई चीज़ें बताते थे, राइट। तो इस टाइम में फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहते हैं। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जो कि मतलब 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, बट फिर भी आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इस बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। इसके अंदर उन्होंने कई सारे सिद्धांत, साइकोलॉजी से रिलेटेड कई सारे प्रिंसिपल्स इन्होंने इसमें दिए हैं, जो कि हम आगे स्टडी भी करेंगे। इंपॉर्टेंट है आपके ऑफकोर्स पेडागोजी से रिलेटेड, और पढ़ना तो पड़ेगा ही। जब आपने ठाना है कि आपको टीचर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। पहले खुद पढ़ेंगे फिर औरों को पढ़ाएंगे, है ना, पढ़ना तो पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है ये इनकी बुक, याद रखेंगे हम। किसने लिखी थी? विलियम जेम्स ने लिखी थी। ये फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहते हैं हम इनको। फंक्शनलिज्म इन्होंने दिया, प्रकार्यवाद। ये स्ट्रक्चरलिज्म को ज़्यादा नहीं मानते थे, ये मानते थे कि फंक्शन पे सारी चीज़ें डिपेंड है, फंक्शन ही मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी होती है। ओके, तो चलिए अगले स्कूल की बात कर लेते हैं अब हम। अगला स्कूल है हमारा साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषण। साइको एनालिसिस मतलब साइको का एनालिसिस करना, यानी कि मन का विश्लेषण, यानी कि अपने माइंड को रीड करना, माइंड की स्टडी करना कि भाई माइंड कैसे कैसे कब कब काम करता है, ठीक है। तो ये दिया था बेसिकली सिगमंड फ्रॉइड ने। इन्होंने दिया था साइको एनालिसिस के बारे में, ठीक है। ये बेचारे जो थे, इन्हें जिस टाइम पे इन्होंने ये थ्योरीज वगैरह दी, इन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था, राइट। लेकिन फिर लोगों ने भूल भी नहीं सकते क्योंकि इन्होंने फिर काफ़ी योगदान भी दिया है साइको एनालिसिस के क्षेत्र में। ओके, तो सिगमंड फ्रॉइड जो थे ये तुम्हारे बेसिकली आपके वियना से रिलेट करते हैं, वियना से ये थे। और क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट थे। एक न्यूरोलॉजिस्ट वही होता है जो न्यूरॉन्स की स्टडी करता है, राइट। बेसिकली न्यूरॉन्स जो कैसे सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, हमारे ब्रेन तक ले जाते हैं, और वही इन्होंने किया भी अपनी साइको एनालिसिस स्टडी के अंदर। ओके,
ये बेसिकली 3 टाइप्स की माइंड की बात करते थे, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। राइटिंग तो माशाल्लाह लिख रही हूँ मैं आज। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये 3 तरह के माइंड की बात इन्होंने की थी, क्योंकि एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, माइंड की स्टडी तो करेंगे ही ऑब्वियसली, न्यूरॉन्स कहाँ कैसे जाते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, कब हम कॉन्शियस स्टेट में होते हैं, कब हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, कब हम सबकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं, है ना। ये सारी स्टडीज़ किसने दी थी, किसने की थी? सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। इसके अलावा ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट से भी जुड़े हुए हैं। इनकी एक और थ्योरी है साइकोडायनामिक थ्योरी, इनकी बहुत फेमस थ्योरी है साइकोडायनामिक थ्योरी। इनका नाम आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, क्योंकि वो काफ़ी फेमस रह चुके हैं, ये एक साइको एनालिस्ट है। तो और साइको एनालिसिस तो इनकी थ्योरी है ही, तो बेसिकली इन चीज़ों से ये रिलेटेड हैं। एक एक नंबर में इसके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड जो है, इनकी थ्योरी का नाम बताइए, या फिर ये कहाँ से रिलेट करते थे, कौन थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, और उसके अलावा ये किसकी स्टडी करते थे, इसमें पूछ लेता है ये किसकी स्टडी करते थे, तो किसकी? माइंड की बेसिकली स्टडी करते थे, न्यूरॉन्स की स्टडी करते थे, और माइंड का एनालिसिस किया इन्होंने। तो पूरा अच्छे से एनालिसिस बेस्ड है इनका, इसीलिए थ्योरी का ही नाम है मनोविश्लेषणवाद, तो एनालिसिस तो रहेगा ही उसमें, है ना। तो ये थी सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी। ओके, कोई डाउट हो उसमें तो आप बता सकते हैं, लेकिन कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल है, पूरा सब्जेक्ट ही सिंपल है, कुछ है नहीं इस सब्जेक्ट में, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कुछ है नहीं, मतलब है काफ़ी सारी चीज़ें, बट इतना कुछ टफ नहीं है जो आपको कुछ समझ में ना आए या फिर नहीं आप समझ पाए। कोशिश करने से भाई कुछ क्या नहीं होता, है ना, भगवान भी मिल जाते हैं कोशिश करने से। तो ये तो क्या है, ये तो CDP है। ओके, चलिए, तो हम बात कर चुके हैं स्ट्रक्चरलिज्म की, फंक्शनलिज्म की, साइको एनालिसिस की भी बात हमने कर ली, 3 स्कूल्स हमने डिस्कस कर लिए। चौथा स्कूल हमारा है बिहेवियरिज्म। ठीक है, बिहेवियरिज्म की अब हम बात करते हैं। बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद, व्यवहार, किसी भी व्यक्ति का किसी भी चीज़ के प्रति कैसा व्यवहार होता है। ठीक है, तो एक पर्सन है ये JB वॉटसन, जॉन ब्रोडस वॉटसन। ठीक है, इनका मानना था कि भाई हमें मतलब नहीं है माइंड से, माइंड में क्या चल रहा है, हमें मतलब नहीं है कि भाई आत्मा क्या होती है। इनका मानना था कुल मिला के कि भाई आप किसी भी इंसान की व्यवहार को स्टडी कर लो, आप तो व्यवहार देख के पता कर लोगे कि इसके माइंड में क्या चल रहा होगा। ठीक है, तो ये इनका मानना था कि जो है जैसा भी है वो क्या है, व्यवहार है। तो बिहेवियर, तो किसी के भी बिहेवियर को आप कंडीशनलाइज करके उसकी साइकोलॉजी चेंज कर सकते हो, आप उसकी साइकोलॉजी के बारे में पता लगा सकते हो कि उसके मेंटल क्या स्टेट चल रहा है उसके माइंड में। ओके, तो जॉन ब्रोडस वॉटसन, इनका मानना था कि भाई स्टडी ऑफ बिहेवियर ही सब कुछ है, कि आप क्यों किसी के बारे में जानना है तो उसको क्या स्टडी करो, आप उसका बिहेवियर स्टडी करो, उसकी आत्मा को मत जानो, कोई ज़रूरत नहीं है उसके माइंड को मत जानो, आप उसका बिहेवियर स्टडी करो, आपको अपने आप उसके माइंड के बारे में पता चलेगा। ऐसा JB वॉटसन का कहना था। ठीक है, JB वॉटसन भी अपने टाइम के काफ़ी फेमस जो है फिलोसोफर रहे हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, JB वॉटसन ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए। एक एक्सपेरिमेंट इनका बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिसमें इन्होंने प्रूफ करने की कोशिश की कि कैसे बिहेवियर को कंडीशनलाइज करके हम किसी के भी मेंटल स्टेट को चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग फंक्शनलाइज करा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, एक बच्चा था, छोटा बच्चा था, जिसको लिटिल एल्बर्ट कह देते हैं, ओरिजिनल नेम तो नहीं पता, उसे लिटिल एल्बर्ट कहा जाता है। लिटिल एल्बर्ट, ये क्या करते थे उसके साथ, जब भी वो किसी सॉफ्ट चीज़ के पास या किसी वाइट कलर की चीज़ के पास जाता था तो उसको ना डरावनी आवाज़ें सुना दिया करते थे, जिससे वो बच्चा डर जाता था। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि वो बच्चा जब भी अब किसी सॉफ्ट चीज़ को देखता है या वाइट चीज़ को देखता है उसे डर लगने लगता। तो कुल मिला के ये मानते थे कि आप जैसा चाहे किसी भी को भी बदल सकते हो, कंडीशंस लगाकर उसके बिहेवियर को स्टडी करके, या फिर आप किसी के भी बारे में पूरी उसकी नॉलेज जान सकते हो अगर आप उसका बिहेवियर स्टडी कर लेते हैं। तो बिहेवियर पे इनका सबसे ज़्यादा फोकस था, कंडीशनिंग पे, बिहेवियरिज्म पे इनका फोकस था। ठीक है, तो अब हमने स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ लिया है, हमने फंक्शनलिज्म पढ़ लिया, हमने साइको एनालिसिस पढ़ लिया, और अब तो हमने बिहेवियरिज्म भी पढ़ लिया। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट जो थ्योरी है हमारी वो है गेस्टाल्टवाद, यानी कि गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, या फिर गेस्टाल्टवाद इसको हम कह सकते हैं। गेस्टाल्टवाद के फादर जो हैं वो मैक्स वॉटमेयर, वर्दीमीर कह सकते हैं इसको, वर्दी, हरी वर्दी गुंडागर्दी सुना होगा आपने,
तो उससे आप याद रख सकते हो वर्दीमीर जो थे वो इसके फादर हैं, किसके, गेस्टाल्टवाद के। गेस्टाल्टवाद कहता क्या है, सोचने वाली बात है कि गेस्टाल्टवाद में आखिर ऐसा क्या है जो पुरानी थ्योरीज में, पुराने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में नहीं है। तो गेस्टाल्टवाद जो है वो परसेप्शन पे बेस्ड है। परसेप्शन यानी कि जैसे कि आपके सेंसेस जो हमारे ब्रेन तक मैसेजेस पहुंचाते हैं, ब्रेन उन पर क्या रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है, इस चीज़ की स्टडी बेसिकली हम गेस्टाल्टवाद में करते हैं। परसेप्शन पे बेस्ड है, जैसे हम किसी चीज़ को हमें सडन सोल्यूशन आना, ये इस रूल पर बेस्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई मैथ्स का, साइंस का कोई भी सोल्यूशन कर रहे होते हैं, कुछ लोगों के साथ होता है, मेरे साथ तो कई बार होता है कि हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, हमें कहीं पर अटक जाते हैं किसी पॉइंट पे, हमें समझ नहीं आ रहा सॉल्व कैसे करेंगे। फिर कभी चलते चलते सोचते सोचते अचानक से आपको उसका सोल्यूशन मिल जाता है। ज़रूर नहीं मैथ साइंस का ही हो, आपकी लाइफ की भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसका आप सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं और अचानक से आपको माइंड में आता है, अरे हाँ ऐसे, ये बात, यही तो था सोल्यूशन, तब से नहीं आ रहा था। तो वो जो आहा मूवमेंट होता है आपके लिए, आहा मूवमेंट भी इसी से रिलेटेड है। मार्क आहा मूवमेंट जो है ना, मोमेंट, ये भी इसी से रिलेटेड है। यूरेका मूवमेंट, यूरेका मूवमेंट भी इसी चीज़ को कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा और अचानक से आया कि ये क्या है ना, ये क्या मतलब ज़मीन पे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं आया, ये यूरेका मूवमेंट। या फिर उन्होंने जब पता लगा लिया कि वो क्यों गिरा, तब उन्होंने कहा यूरेका, यूरेका, मुझे पता चल गया कि क्या क्यों गिरा ये नीचे, ऊपर क्यों नहीं गया, है ना। तो वो उनके लिए यूरेका मूवमेंट था। ओके, तो यूरेका मूवमेंट हुआ, आपका आहा मूवमेंट हुआ, ये सब किससे रिलेटेड है, गेस्टाल्टवाद से। यानी कि कुल मिला के सब में सेम चीज़ क्या है कि सडन सोल्यूशन पे, अचानक से सोल्यूशन मिलना, इस चीज़ पे बेस्ड है आपकी गेस्टाल्ट की थ्योरी। ओके, इसकी बात की जाए तो इसके साथ साथ एक इंसाइटफुल लर्निंग भी इसी से रिलेटेड है। ये थ्योरी ये वुल्फ कोहलर ने दी थी। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कोहलर ने कुछ चिंपैंजीज के ऊपर, सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था उसके ऊपर किया था। ये हम आगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग में स्टडी करेंगे डीपली, तो अभी नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ गेस्टाल्टवाद जानेंगे। इसमें इन्होंने गेस्टाल्टवाद समझ आ गया होगा क्या है, ये सडन अचानक से आए हुए सोल्यूशन के ऊपर है, मोमेंट बेस्ड है, आहा मूवमेंट, यूरेका मूवमेंट, ये जैसे हम कहते हैं ये मिल गया मुझे, वही वाली चीज़। तो परसेप्शन पे बेस्ड है, किस तरीके से आपका माइंड चीज़ों को सडनली सल्यूट आउट कर देता है, सोल्यूशन निकाल देता है। फादर इसके थे मैक्स वर्दीमीर। कुछ लोग तो 3 लोग और हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। एक तो आपके यही हैं, तो टोटल 4 लोग हो जाएंगे आपके, वॉर्टहाइमर, वर्दीमीर जिसे हम हिंदी में कह देते हैं वॉर्टहाइमर। सेकंड है आपके कर्ट लेविन। तीसरे हैं आपके कोफ्का और चौथे हैं आपके कोहलर, जिन्होंने अभी सुल्तान नाम के उस पर एक्सपेरिमेंट किया था ना, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पे जो एक्सपेरिमेंट किया, कोहलर। तो बेसिकली 4 पर्सन्स हैं जो गेस्टाल्टिज्म से रिलेटेड हैं। फादर की बात की जाए, फादर एक ही हैं, फादर तो एक ही होते हैं ना, फादर तो एक ही हैं, वॉर्टहाइमर। ओके, ये थी गेस्टाल्टिज्म की थ्योरी।